नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। देखो, हम मई मंथ की जो मैगजीन थी विजन की, मई 2021 की, वो कवर कर रहे थे। इसमें हमने जो कि एक टॉपिक, पहला टॉपिक अपना जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का था, वो सब कुछ इसमें ट्रिब्यूनल्स वगैरह, एमपी लेड स्कीम वगैरह, जो आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से संबंधित चीज़ें थी, सब कुछ सस्टेनेबल आइलैंड डेवलपमेंट की बातें हो रही थी, वो सब काफ़ी डिटेल से देख लिया अपने पहले पार्ट में। आज हम देखो इसमें देखेंगे IR का टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक। और इसमें देखो 5 टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। कौन कौन सा आपका डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, इसको जरूर आप पढ़िएगा, समझिएगा और इसका नोट बनाइएगा। फिर देखो साथ ही इसके बाद जो भारत की तिब्बत पॉलिसी, वो उसकी बात करेंगे। भारत की फिलिस्तीन पॉलिसी, भारत की यूके संबंध यानी यूनाइटेड किंगडम से जो रिलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही लास्ट में देखेंगे क्या इसका फरजात बी गैस क्षेत्र। तो ये जो कि आपका IR के टॉपिक है इस मंथ के, मई महीने के, तो इसको हम जो कि यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी साइलेंट में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ जुड़िए। और चलो देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, जो कि क्या है आपका IR का टॉपिक यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा और नीचे, एक सेकंड, ये रहा। ठीक है, जो पहला टॉपिक क्या है आपका, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी ऋण जाल कूटनीति की बात कर रहा है। डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? देखो, एक तरह से डिप्लोमेसी है, यानी एक देश जो कि दूसरे देश को प्रभावित करता है, डिप्लोमेट का काम करता है, कूटनीतिक एक तरह से चाल है। इसमें देखो क्या होता है कि मान लो कोई ए देश है, वो बी देश को कुछ विकास काम के नाम से जो कि पैसा देता है, कर्जा देता है, अब बोलता है आप अपना विकास काम कीजिए। लेकिन क्या होता है, बी देश जो कि उस पैसे का सही सदुपयोग नहीं कर पाता है, प्रॉपर विश्लेषण करके जो कि परियोजना नहीं करता है, या फिर परियोजना में किसी तरह से कमी के कारण जो कि परियोजना जो कि सक्सेस नहीं होती है। तब क्या, जो परियोजना असफल हो जाती है, तो बी देश जो कि उस परियोजना का लाभ नहीं ले पाता है। इससे जो कि जो ए देश से उसने उधार लिया था, वो उधार नहीं चुका पाता है। तब ए देश क्या होता है, उसको तो अपना पैसा चाहिए ब्याज के साथ, तो वो पैसा नहीं दे पाता है बीस देश। तो इस स्थिति में ए देश क्या करता है, बोलता है कि आप मुझे कुछ राजनीतिक या आर्थिक जो कि रियायत दे दीजिए अपने देश में, मतलब आपके देश की जो, आपके देश में जो कि हम हस्तक्षेप वगैरह कर सकते हैं, इसमें आप जो कि ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे चीन ने श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था, उसको डेवलप किया था, और हम्बनटोटा पोर्ट ने जो कि उतना सक्सेसफुल रहा नहीं, वो उतना राजस्व की उगाही कर नहीं पाई। तो इस वजह से जो हम्बनटोटा पोर्ट का कर्ज है, वो श्रीलंका भर नहीं पाई। तो चीन ने क्या बोला कि अगर आप नहीं भर पा रहे, तो ये हम्बनटोटा जो पोर्ट है ना, ये 99 वर्षों के लिए हमको जो कि किराए पर दे दीजिए। 99 वर्षों तक जो कि हम इस पर अपने हिसाब से चाहे जो मन सो इस पोर्ट के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर अपना चाहे तो सेना भी ला सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर अपने माल वगैरह ले जा सकते हैं, यहाँ से टैक्स वसूली हम कर सकते हैं। इसमें आपका कोई खास हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस तरह से देखो, ये आपका डेब्ट डिप्लोमेसी चलता है, यानी कर्ज के जाल में किसी देश को फंसाकर अपने अनुसार जो कि रणनीति बनाना। तो एक तरह से हमने लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश की। अब ये न्यूज़ में क्यों था, तो देखो ये न्यूज़ में इसलिए था, जो मोंटेनेग्रो देश है आपका, दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश है आपका, यूरोपीय देश है मोंटेनेग्रो। इसने देखो राजमार्ग परियोजना के निर्माण के उद्देश्य से चीन से कुछ ऋण लिया था, जिसका भुगतान ये नहीं कर पा रहे हैं। इसी में जो कि कुछ जो कि वो आपका आर्टिकल वगैरह काफ़ी आ रहे हैं। तो अब इसी तरह से जो कि इसके अलावा देखो अन्य भी कुछ संबंधित तथ्य ऐसे डेब्ट टैप से, कि और कुछ डेटा की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं कि कैसे जो कि चीन जो कि अन्य देशों को फंसा रहे कर्ज दे के। तो यहाँ पर देखो जैसे बोला जाए कि जो मोंटेनेग्रो था, इसने देखो एक मोटरवे का निर्माण करने के लिए जो कि चीन से $940 मिलियन का कर्ज लिया था। अभी जो कि ये जो कि कर्ज देखोगे, जो मोंटेनेग्रो कंट्री है, ये कर्ज जो कि उसके GDP का 65.9% हो गया है। यानी ये भारी भरकम कर्ज हो गया जो मोंटेनेग्रो भर नहीं पा रहा है, राइट। फिर देखो इसी तरह अन्य देश भी जो कि चीन के डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं, जैसे देखो लाओस है, किर्गिस्तान है, मालदीव है। ये भी देखो अत्यधिक चीनी ऋणग्रस्तता के कारण ऋण संकट में हमको देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, आप मार्क के लिए स्टार मार्क लगा दीजिए। 2018 में आई थी, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट है, जो बताती है कि जो BRI चीन का इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चीन की इनिशिएटिव है, इसके अंतर्गत देखो जो जिबूती है, लाओस है, मालदीव, मंगोलिया, मोनेटेग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये लगभग 8 देश ऐसे हैं जो कि चीन के डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। देखो यहाँ जो मैप दिया है, इसके थोड़ा बताया जा रहा है कि देखो चीन ने किन किन देशों में जो कि अपना पैसा दिया है और किन किन देशों को कर्ज दिया है। ठीक है, इस तरह से बताया। जो देखो ये जितने कलर में मैप है ना, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, जिबूती हो गया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, मोंटेग्यो, ठीक है, मॉस्को, मतलब वही। तो ये मैड्रिड भी एक है, इधर देख लो। तो ये सभी देश जो कि चीन से जो कि कर्ज लिए हुए हैं विकास कार्य के नाम पे, राइट। तो यहाँ पर देखो चीन ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य कर्ज डेब्ट ट्रैप का जो कि शुरू कर लिया है। अब जल्दी देखो इसमें काफ़ी देश तो इसके जाल में डेब्ट ट्रैप में आ चुके हैं, लेकिन अभी कुछ देश अभी बाकी हैं। जल्दी वो भी, अगर वो कर्ज भार ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक है, जितने भी खासकर छोटे देश है, वो जो कि इस तरह के मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इस तरह से बताया जाए कि चीन ने कितना बड़ा अपना जो एम्पायर फैला लिया है
डेब्ट ट्रैप के थ्रू। तो अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है वही डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी जो हमने बात की थी उसी की डेफिनेशन बताया जा रहा है कि ये देखो ये जो आपका डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है या फिर ऋण जाल कूटनीति है, ये आपका 2017 में ये जो कि वर्ड निकल के आता है किसके द्वारा, जो आप देखो एक भारतीय हैं ब्रह्मचेलानी, ये कौन है, भू रणनीतिकार है ब्रह्मचेलानी, इन्होंने जो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का इन्होंने इजाद किया था, राइट। तो ये बताते हैं कि अगर मान लो कोई देश इस तरह से कर्ज वगैरह लेता है फिर बाद में उसकी परियोजना सफल नहीं होती है, तो अंत में क्या होता है, अंततः जो ऋण प्राप्त करता देश यानी जो ऋण लिया है जिसने, वो देखो राजनीतिक या आर्थिक रियायतों को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ता है उसको। यानी जो सामने वाला देश अगर उसको बोलता है हमको कुछ आर्थिक और या राजनीतिक रियायत दीजिए अपने देश में, तो वो ऐसे न चाहते हुए भी उनको जो कि देना पड़ जाता है विवश होकर। तो इस तरह से जो कि डेब्ट ट्रैप की नीति चलती है। अब देखो डेब्ट ट्रैप का जो कूटनीति है उसका निर्माण कैसे होता है, जिससे बताया जा रहा है कि चीन जो कि विकासशील देशों को अक्सर जो कि देखो विभिन्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो परियोजना होती है उनके लिए जो कि सस्ते ऋण देता है और थोड़ा सा ब्याज के साथ जो कि देता है। ठीक, क्या होता है, ये एक पैसा लेकर जो विकासशील देश है जिसमें देखो ज़्यादातर निम्न आय वाले या फिर मध्यम आय वाले देश है, वे ऐसे में ये ऋण का पुनर्भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना जो कि इंफ्रा वगैरह है नहीं, इतना इनका राजस्व उगाही है नहीं कि वो इतने बड़े कर्ज को भर सके, राइट। फिर क्या होगा, चीन के लिए कर्ज राहत के बदले में रियायतों या अन्य लाभ हासिल करने का मौका मिल जाता है। यानी चीन देखो अब जब ये देश अपना कर्जा नहीं भर पा रहे हैं तो चीन के पास एक मौका आ जाता है कि वो जो कि इन देशों से अब रियायत ले सके, अपने हिसाब से इन देशों को रन कर सके, राइट। तो देखो बोला जाए कि ऐसी रियायतों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों जैसे पत्तन हो गया, बंदर या फिर बंदरगाह हो गया, या फिर प्राकृतिक संसाधन से इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गए, या फिर भूमि का नियंत्रण हो गया, तो ये सब चीज़ें इन सब जगहों पर जो कि इन सब जगहों को जो कि अपने अधिकार क्षेत्र में जो कि जिसने ऋण दिया वो इन सब जगहों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है और इन सब जगहों से जो कि राजस्व उगाही की कोशिश करता है या फिर जो कर्ज है उसकी पूर्ति करने की कोशिश किया जाता है उसके द्वारा। फिर देखो साथ ही कहा जाए कि वित्तीय और आर्थिक प्रभुत्व के कारण राजनीतिक लाभ भी उठाया जा सकता है। जैसे बोलता है, जैसे चीन क्या करेगा, श्रीलंका को बोल देगा कि आपकी जो विदेश नीति है उसमें हम हस्तक्षेप करेंगे। कैसे, श्रीलंका मान लो यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, तो जो आपका चीन है ये श्रीलंका को बोलेगा कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से बनाइए कि उससे इंडिया को लॉस हो और हमारे लिए जो कि अनुकूल वातावरण बने और हमें फ़ायदा हो। तो इस तरह से जो कि अपनी रणनीति बनाइए। तो इस तरह से जो कि चीन जो कि इनकी विदेश नीति में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये कुछ नुकसान वगैरह भी दिखाई यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरह से जो कि कोई देश प्रभावित हो सकता है आपका डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ संकेत की बात की जाए कि कैसे हमको पता चला कि चीन जो कि इस तरह के काम कर रहा है, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी की चाल चल रहा है। तो देखो यहाँ पे कुछ संकेत के द्वारा बताया जाए कि जैसे जितनी परियोजनाओं के लिए चीन जो कि फाइनेंस कर रहा है यानी पैसे लगा रहा है वो देखो गैर व्यवहार है, यानी उन चीन को पहले से पता है कि ये जो योजनाएं हैं उतने सक्सेसफुल नहीं है, बस वो इसलिए दे रहा है ताकि ये देश जो कि उसके चंगुल में आ सके, राइट। जैसे मोंटेनेग्रो का जो राजमार्ग परियोजना था इसका पहले स्टडी हुआ था तो बोला गया कि ये उतना लाभदायी नहीं होगा। जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट था वो भी भारत के पास आया था सबसे पहले। श्रीलंका ने बोला था भारत को कि आप इसको डेवलप कीजिए, पर भारत ने इस पर अपना रिसर्च वगैरह किया तो भारत को पता चला अपने रिसर्च से कि ये उतना लाभदायी नहीं होगा, इसमें नुकसान का ये सौदा है, तो भारत ने करने से मना कर दिया। तो इसके बाद श्रीलंका ने जो कि चीन की तरफ गया और चीन को देखो जो हम्बनटोटा पोर्ट का जो लोकेशन है ना वो हिंद महासागर में एकदम बीचों बीच है और भारत के पास काफ़ी है, तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए चीन ने जो कि अपनी आर्थिक नुकसान भले हो लेकिन ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है रणनीतिक रूप से, इसलिए जो कि चीन ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और देखो वो अपने में सक्सेस भी रहा। 99 वर्षों तक के लिए जो कि इनका पोर्ट जो कि लीज पे यानी किराए पर ले भी लिया है। तो इस तरह की बात यहाँ पे कहा जाता है। और देखो जानबूझकर ऋण देना और ऋण जाल में फंसाना, यानी वही अगर कोई ऐसा देश है जिसकी रणनीतिक एरिया क्षेत्र अच्छा है या फिर संसाधन से वो जो कि संपन्न है, ताकि ऐसे देशों का लाभ उठाया जा सके अपने डिप्लोमेसी के लिए या अपने लाभ के लिए, जो दूरगामी लाभ है उनके लिए, राइट। फिर देखो कहा जाए कि अपारदर्शी ऋण प्रथाएं, यानी जो चीनी सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋणों या उधारियों का आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं कराती, यानी जो चीनी गवर्नमेंट है वो जो कि किसको कितना ऋण दिया है, कब तक के लिए ऋण दिया है, कितना ब्याज है उस पर, ये सबका कुछ डेटा उपलब्ध नहीं करवाती। यानी इसमें देखो एक अपारदर्शिता है जिसकी वजह से देखो वो बाद में जो ऋण की शर्तें क्या होंगी, ऋण का भुगतान कैसे करना, ये सब कुछ भी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं होता है, यानी या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसके पास नहीं दिया जाता, ये एक तरह से गोपनीय होता है, जिसके कारण इसमें देखो जो चीन इस तरह की जो कर्ज दे रहा है उसमें देखो अपारदर्शिता नजर आती है, जिसका मकसद क्या है, ऐसे देशों को डेब्ट ट्रैप में फंसाना ही एक तरह से ये संकेत कर रहा है। फिर देखो और क्या संकेत इसको हमको मिल रहा है कि
उधार लेने वाले देशों के लिए ऋण समाधान सहायता जैसे विकल्पों की अनुपलब्धता, यानी कि उनका अगर मान लो कोई देश पैसा ले लिया है, अब वो ऐसी स्थिति है कि वो पैसा नहीं दे पा रहे, तो इसके संबंध में क्या समाधान हो सकता है, किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसा कोई जो कि विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो इससे भी क्या हमको संकेत मिला कि डेब्ट ट्रैप के लिए जो कि चाइना इस तरह के जो कि इनिशिएटिव शुरू कर रहा है। फिर देखो साथ ही कहा जा रहा है कि सामरिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना। अब देखो कुछ ऐसे एसेट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वगैरह है, तो चीन जो कि ऐसे एसेट का देखो काफ़ी टाइम से जो कि अधिग्रहण भी करा, जैसे वही चीन का 99 वर्षों के लिए जो कि पोर्ट ले लिया है, हम्बनटोटा वाला पोर्ट। यहाँ पे देखो इसे बताया कि हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन जो श्रीलंका का था उसको चीन ने जो कि अधिग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पे हमने जो कि 2-3 संकेत देखा कि किस तरह से जो कि चीन जो कि डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। ये हमको कुछ 2-3 संकेत मिले और इसका देखो प्रूफ भी यहाँ पे मिलता है कि चीन द्वारा रणनीतिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है, कैसे कब कब किया गया है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे देखो 2011 में बताया जा रहा है कि 2011 में कर्ज माफ़ी के बदले चीन ने तजाकिस्तान से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पामीर पर्वत का 1158 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया था। यानी पामीर पर्वत का इतना एरिया 1158 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो कि चीन के अधिग्रहण क्षेत्र में आ गया था। अब देखो चीन क्या कर रहा है, एक तरह से उनकी जो एसेट वगैरह है यानी संपत्ति वगैरह उसको ग्रहण कर रहा है यहाँ पे। फिर देखो 2017 की बात की जा रही है कि 2017 में फिर चीन ने क्या किया, चीन ने देखो ये हम्बनटोटा जो बंदरगाह था उसको जो कि 99 वर्ष के लिए जो कि पट्टे पर जो कि श्रीलंका से ले लिया है। फिर देखो पाकिस्तान ने अगले 4 दशक तक यानी 40 वर्षों तक जो कि ग्वादर बंदरगाह है उसको संचालित करने के लिए जो कि चीन को विशेष अधिकार दे दिए हैं। यानी कि देखो ये लोग जो कि कर्ज नहीं भर पा रहे, तो इससे क्या हो, चीन इनकी जो एसेट वगैरह परिसंपत्तियाँ वगैरह है या भू राजनीतिक महत्व की जो भूमियाँ हैं उनको जो कि अधिग्रहण कर रहा है। तो इसी तरह देखो 2020 में बताया जाए कि लाओस ने एक 25 वर्षीय रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत बहुसंख्यक चीनी स्वामित्व वाली एक कंपनी को अपने राष्ट्रीय पावर ग्रिड को नियंत्रित करने की अनुमति दे दी गई है। यानी जो अब लाओस की जो बिजली है किसी स्टेट की लाओस के, तो पूरी तरह से किसके कंट्रोल में, चीन के कंट्रोल में। यानी अब उनका उत्पादन कैसे होगा, बिजली पे ही देखो पूरी इकॉनमी डिपेंडेंट आज देखने को हमको मिलती है। तो इससे क्या होगा, एक तरह से उसकी इकॉनमी पर जो कि चीन ने नस रख लिया है, नस दबा दिया उसकी इकॉनमी का, राइट। तो इस तरह से देखो चीन जो कि अपने डेब्ट ट्रैप पॉलिसी को चलाते हुए इस तरह से इतना सक्सेस उसने हासिल कर लिया है। यहाँ पे हमने देखा, अब देखो यहाँ पे बोला कि वो कौन से कारण है जिसके कारण जो कि देश जो कि इस तरह की डेब्ट ट्रैप में फंस जा रहे हैं, तो उन कारणों को हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे बताया जाए कि जो मध्यम और निम्न आय वाले देशों की असंरचनात्मक वित्त पोषण संबंधी आवश्यकता है, यानी कि इनको देखो जो मध्यम और निम्न आय वाले देश है इनको देखो अपने देश के विकास के लिए इंफ्रा डेवलप करना है, पर इनके पास इतने पैसे नहीं कि वो स्वयं से कर सके, इसलिए वो जो कि इस तरह के कर्ज देते हैं। साथ ही बोला जाए जो सुलभ वित्त पोषण का भाव, यानी जैसे IMF वगैरह देखो जब ये ऋण देते हैं तो ये अपने साथ काफ़ी शर्तें रख देते हैं, कठोर शर्तें रख देते हैं कि आपको ये रिफॉर्म करना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़े तब हमको पैसे देंगे। लेकिन जो चीन है वो इतने कठोर शर्त नहीं रखता, बस एक सीधा सीधा बोलता है इतना ब्याज देना होगा बस, और कुछ नहीं। तो इस वजह से लोग जो कि चीन का जो डेब्ट ट्रैप है उसमें फंसते जा रहे हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह उससे जो कि पैसे नहीं ले रहे हैं। फिर देखो कहा जा रहा है कि और क्या किस कारण से जो कि लोग इस तरह से कर्ज जाल में फंसते जा रहे हैं। विभिन्न अभिशासन से संबंधित मुद्दा, यानी जो अभिशासन से संबंधित मुद्दा है, जैसे कह लो कि जो कोई परियोजना है उसका विश्लेषण का अभाव है, भ्रष्टाचार है, यानी जो गवर्नमेंट है वो जो कि ऐसे परियोजना में जो कि करप्शन कर रही है, उधार लेने की लापरवाही प्रवृत्ति है, राजकोषीय का कुप्रबंधन किया जा रहा है। तो इस आधार पर देखोगे जो ऋण आवंटन की प्रक्रिया जो है उसमें देखो इस आधार पर देखोगे जो ऋण है, ऋण के कर्ज यानी जो कर्ज है उस कर्ज जाल में जो कि लोग फंसते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ बताया जा रहा है जो किर्गिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री सपर इसाकोव थे, वो देखो चीनी अधिकारियों के साथ कथित तौर पर BRI परियोजना के लिए निर्धारित निधि के गबन हेतु प्रयास किया था, यानी उन्होंने जो कि करप्शन करने का प्रयास किया था जो चीन का BRI रोड इनिशिएटिव था उसमें। तो इस तरह से जो ये देश जो कि कर्ज जाल में फंस जाते हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि देखो जो समस्या है उसी का समाधान बता दो, वो वे फॉरवर्ड होगा। जैसे जो जोखिम है, कोई भी मान लो अगर परियोजना है और उसमें देखो अगर आप कर्ज ले रहे हो तो उसके पहले उसका मूल्यांकन कर लो कि इसमें कितना जोखिम है, कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट वाला सौदा नहीं है तो उसको मत करो, राइट। तो इस तरह से आप जो कि डेब्ट ट्रैप के वजह में फंस सकते हो और बच सकते हो डेब्ट ट्रैप से। फिर देखो कहा जाएगा संधारणीय ऋण समाधान और बहुपक्षीय सहयोग, यानी कि हमको जब भी ऋण लेना चाहिए तो अगर हम ऋण ना दे पाए तो उसका क्या समाधान हो सकता है। इसके लिए देखो बहुपक्षीय सहयोग जो कि हमेशा खुला होना चाहिए, ऐसा ना कि जो आप कहें वो हम शर्त मानने के लिए मजबूर हो जाए। फिर देखो इसके लिए देखो
इसके लिए देखो बताया जा रहा है कि जो चीन है उसको पेरिस क्लब की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अगर देखो चीन पेरिस क्लब की सदस्यता ग्रहण कर लेगा तो पेरिस क्लब क्या करता है, यह आधिकारिक लेन देन का एक औपचारिक समूह है। यह कर्जदार ऋणग्रस्त देशों के समक्ष आने वाली भुगतान संबंधी जो कठिनाइयाँ होती है उसका समन्वित और साधारण जो कि समाधान खोजने का प्रयास करती है, उसमें हेल्प करती है। अगर चीन इसकी जो कि सदस्यता ले लेता है तो चीन जो कि अगर कोई देश डिफॉल्ट हो जाता है, कर्जा नहीं दे पाता है, तो उसका जो कि समाधान खोजने में ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो समूह है वो जो कि हेल्प करेगा। यानी कि ऐसा कोई बड़ा समझौता नहीं कर देगा कि आपकी भूमि हम ले लेंगे, इस तरह नहीं, कुछ और अलग नया रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन अब देखो जो आपका पेरिस क्लब है इसमें देखो भारत जो कि इसका सदस्य नहीं है। भारत देखो इसका तदर्थ भागीदारी, मतलब एक तरह से भागीदारी है लेकिन इसका स्थायी सदस्य नहीं है, ये याद रखना आप। फिर साथ ही देखो कहा जाए कि अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए अन्य विकल्प को हम अपना सकते हैं। यानी किसी देश की इंफ्रा की अगर जरूरत है तो उसके इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए हम अन्य विकल्पों की ओर जा सकते हैं। जैसे देखो वैश्विक स्तर पर कुछ पहले की गई है, जैसे जिसमें आपका पहला पॉइंट कहा है ब्लू डार्ट नेटवर्क। यानी ब्लू डार्ट नेटवर्क किसका है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो कि इनिशिएटिव है। यह देखो हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंफ्रा डेवलपमेंट के संबंध में जो कि ये मदद करेगा, ऐसा जो कि आपका ब्लू डार्ट नेटवर्क आया है। फिर वो कहा जाए कि आपका CDRI यानी कि आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना के लिए गठबंधन, यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब ये जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रस्तावित है, यानी भारत ने ही जो कि यूनाइटेड नेशन में इसको प्रस्तावित किया था। इसमें देखो जो आपदा जोखिम के विरुद्ध नई व मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज वगैरह को शेयर करके, यानी कि अगर कहीं भूकंप वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं तो हम नॉलेज शेयर करके वहाँ पर भूकंप रोधी जो कि इंफ्रा डेवलप कर सके। तो इस तरह से जो कि इंफ्रा डेवलप करने के लिए इस तरह का गठबंधन है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही देखो एशिया अफ्रीका विकास गलियारा है। अब देखो ये देखो जो एशिया अफ्रीका विकास गलियारा है, यह देखो भारत और जापान के सहयोग से जो कि इस तरह का गलियारा डेवलप किया जा रहा है। इसमें देखो जो एशिया और अफ्रीका को यहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि यहाँ का जो कनेक्टिविटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिजिटल कनेक्टिविटी है उसमें सुधार करने की बात की जा रही है। इस साथ ही देखो यूरोपीय संघ ने भी अपनी नई कनेक्टिविटी रणनीति निकाली है 2018 में, जिसमें देखो कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया, यानी यूरोप और एशिया को कनेक्टिंग करने के लिए इंफ्रा डेवलपमेंट से संबंधित ये काम करेंगे। इसके साथ ही देखो और क्या वैश्विक पहल, ट्रांस यूरोपीय परिवहन नेटवर्क 10T नीति, यानी कि इसमें देखो क्या किया जाएगा, समुद्री नौवहन है, बंदरगाह है, विमान है, पत्तन है, अंतर्देशीय जलमार्ग है, रेलवे लाइन है, सड़कें हैं, इन सब का जो कि यूरोप व्यापी नेटवर्क यानी पूरे यूरोप में जो कि डेवलपमेंट करने की बात इसमें की जा रही है। ये फिर देखो अगला का क्या है, वैश्विक अवसंरचना सुविधा यानी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात की जा रही है। यह देखो G20 देशों द्वारा संचालित है। इसमें क्या होगा, यह विकासशील देशों और उभरते बाजारों की संधारणीयता व गुणवत्ता अवसंरचना परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास को एकीकृत करने वाले एक वैश्विक सहयोग मंच है। यानी कहने का मतलब जो आपका G20 है उसने देखो वैश्विक अवसंरचना सुविधा निकाला, एक पहल शुरू की है। इसमें जो देखो जो निजी सेक्टर प्राइवेट कंपनियां हैं उनको जो कि प्रोत्साहित, अगर वो इंटरेस्टेड है इंफ्रा में डेवलप करने के लिए, तो उनको एक तरह से ये मंच देने का काम करता है कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप आइए यहाँ पे जो कि जहाँ आप जो कि इंफ्रा डेवलप करना चाहते हैं आप डेवलप कीजिए हमारे माध्यम के थ्रू। तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें हैं। फिर देखो आपका जो एक है लास्ट, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W पार्टनरशिप। इससे देखो हाल में देखो G7 द्वारा शुरू किया गया। यह विकासशील देशों में $40 ट्रिलियन से अधिक की अवसंरचना आवश्यकता को पूरा करने में मदद करने के लिए प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के नेतृत्व में संचालित एक नई वैश्विक अवसंरचना साझेदारी है। यानी देखो ये देखो हाल में शुरू किया गया आपका G7 द्वारा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसे B3W पार्टनरशिप कहा जा रहा है। इसमें देखो जो विकासशील देश है उसमें देखो $40 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के संबंध में। तो हम जो कि जिस भी देश को अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो कि डेवलपमेंट चाहिए, वो जो कि ये जो अन्य वैश्विक पहल है इनका सहारा ले सकता है बजाय कि चाइना के। तो यही पे हमारा जो टॉपिक खत्म होता है। आपका जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी वाला था काफ़ी अच्छा टॉपिक था, हमने काफ़ी डिटेल्स देखा। चलिए चलते अपने अगले टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है आपका, भारत की तिब्बत नीति, राइट। इसको हम देखेंगे, यानी तिब्बत किस तरह से भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, इस सब की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो आप देखो ये क्यों न्यूज में था आपका ये टॉपिक। देखो ये टॉपिक आपका इसलिए न्यूज में था क्योंकि अभी हाल में देखो जो चीन है उसने देखो तिब्बत में एक महत्वपूर्ण राजमार्ग का निर्माण किया है। अब ये राजमार्ग क्यों भारत के लिए चिंतनीय हो गया, क्योंकि ये देखो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास ही ये जो कि राजमार्ग खत्म होता है। इससे देखो जो कनेक्टिविटी है भारत चाइना का इंडिया के पास यानी अरुणाचल प्रदेश के पास, वो जो कि और ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा भारत के लिए जो कि चिंता का विषय है, यानी कि यहाँ पे देखो चाइना और तिब्बत के रिलेशन इम्प्रूव हो रहे हैं।
जो कि भारत के लिए एक तरह से सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं कि मैप में क्या कहाँ पे क्या है। ये आपका हमारा प्यारा भारत इंडिया है। फिर यहाँ पे देखो नेपाल पड़ेगा। अब नेपाल के साथ ही जो कि तिब्बत की सीमा लगती है और ये चाइना है। अभी चाइना क्या क्लेम करता है कि जो तिब्बत का रीजन ये पूरा जो कि चाइना का है, यानी यहाँ पे जो कि चाइना का पूरा कंट्रोल है, ऐसा चाइना का क्लेम है वन चाइना पॉलिसी के तहत, राइट। तो अब देखो इस जब तिब्बत एक कंट्री था, इसके पहले क्या था, जब तिब्बत एक कंट्री था तो भारत की सीमा चीन से डायरेक्ट नहीं लगती थी, बस इधर का रीजन लगता था, इधर का रीजन कहीं भी डायरेक्ट नहीं लगती थी। तो तिब्बत जो कि हमको जो कि एक तरह से देखो चीन से डायरेक्ट सीमा न लगाने पे एक तरह से सेफ्टी का काम करता था, परंतु अब जो तिब्बत है वो चीन ने जो कि उसको एनेक्स कर लिया है। तो इस वजह से जो कि हमारी सीमा जो कि यहाँ पे डायरेक्ट चीन से अब लगती है, ना कि तिब्बत से। तो ये जो कि भारत के लिए खतरे का काफ़ी जो कि घंटी जो कि साबित हुआ है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे तिब्बत का जो कि सामरिक रूप से जो महत्व है उसके बारे में यहाँ देखो बात किया जा रहा है। देखो कहा जा रहा है यहाँ पे जो चीन है वो तिब्बत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे लिंक पर भी कार्य करे। मतलब ये राजमार्ग तो उसने जो निर्माण किया वो तो अलग बात है, साथ ही देखो रेलवे पर भी काम कर रहा है, यानी कि रेलवे लिंक या रेलवे लाइन जो है उसको भी जो कि बिछा रहा है यहाँ पे। साथ ही देखो चीन द्वारा उन क्षेत्रों में भी गाँव बसाया जा रहा है जिन्हें अरुणाचल के एक हिस्से के रूप में संदर्भित किया जाए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पास में जो तिब्बत का रीजन वहाँ पे जो कि चीन द्वारा जो कि बहुत सारे विलेज भी जो कि यहाँ पे बसाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो कि इनके लोगों की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, यानी चाइनीज लोग जो कि यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी करें और जो कि मौका मिलने पर जो कि घुसपैठ वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये मतलब काफ़ी जो कि चीन एग्रेसिव रूप से जो कि भारत की तरफ एक तरह से देख लो वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है तिब्बत की सहायता से, राइट। अब यहाँ पे संक्षेप में तिब्बत का इतिहास दिया है। चलो देख लेते हैं कि तिब्बत जो रीजन है उसकी शुरुआत कैसे होती है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, वो सब बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो तिब्बत है 7वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार इसको देखो एक देश के रूप में जो कि संगठित किया, मान के चलो सन जो 700 ईस्वी रहा उस टाइम की बात, काफ़ी पहले की बात की जा रही है। फिर बोला जा रहा है कि 822 ईस्वी में चीन के साथ शांति संधि के द्वारा जो कि इसकी सीमा का निर्धारण हुआ कि जो तिब्बत वाला रीजन वो यहाँ से कुछ ऐसा सीमा निर्धारण हो गया कि इतना रीजन जो कि तिब्बत का है, इसके बाद का रीजन चाइना का है, राइट। अब इसके ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। फिर सीधे देखो यहाँ पे आता है आपका जो 6 पॉइंट है, वो कहता है कि 1850 का जो दशक था रूसी व ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा ने तिब्बत को सभी विदेशियों को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी जो देखो रूस और ब्रिटिश का जो आपस में कंपटीशन चल रहा था उसके तहत क्या हुआ, तिब्बत को ये बोला गया कि आप अपने देश में किसी विदेशी को जो कि नहीं लाएंगे और उनको उन पे जो कि रोक टोक लगाने की बात की गई, जिसको जो कि तिब्बत देखो एग्री भी कर लिया था। फिर देखो कहा जाए कि जो आपका 1903 का टाइम जब आया 1850 के बाद, तब ब्रिटिश भारत द्वारा अल्पकाल के लिए तिब्बत पर किए गए आक्रमण के बाद रूस, चीन तथा ब्रिटिश भारत के मध्य एक बफर स्टेट बन गया। देखो जब देखो 1900 का टाइम आता है तो ब्रिटिश भारत ने जो अंग्रेज थे वो क्या किए, तिब्बत पर आक्रमण किए। फिर बाद में आक्रमण के बाद ये डिसाइड हुआ, जो रूस थे, चीन थे और ब्रिटिश भारत थे, इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो तिब्बत रीजन है इस पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, ना ही यहाँ पे किसी का अधिकार होगा। ये देखो एक तरह से बफर स्टेट का काम करेगा तीनों ये जो कंट्री आपस में इनके लिए, क्योंकि देखो अगर जो तिब्बत पर किसी का एनेक्स हो जाता तो फिर क्या होता है, ये जो तीनों देश है ना, रूस, चीन और ब्रिटिश भारत, तो ये तीनों का आपस में जो कि एक साझा जो कि बाउंड्री लगने लगती है और तीनों जो कि क्लेश बढ़ने लगता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो तिब्बत उसको बफर स्टेट के रूप में छोड़ देते हैं ताकि हम लोग में जो कि आपस में शांति व्यवस्था बनी रहे। यहाँ तक हमने 1900 की बात की। फिर देखो 1913 में बताया जा रहा है कि कई दशकों से ब्रिटेन व चीन द्वारा नियंत्रण करने के प्रयासों का प्रतिकार करने के बाद अपनी आज़ादी की मांग को पूर्ण दृढ़तापूर्वक सामने रखा गया। यानी जो तिब्बत था 1930 आते आते जो कि दृढ़ रूप से जो कि अपनी आज़ादी की मांग करने लगा और बोला कि अब हम जो कि ब्रिटिश भारत या फिर चीन के दबाव में काम नहीं करेंगे या चीन के हिसाब से काम नहीं करेंगे, हमको भी एक आज़ाद देश की तरह मान्यता चाहिए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है आपका, इसके आगे इसका कैसे तिब्बत के बारे में बताया जा रहा है कि वर्ष 1914 में शिमला सम्मेलन हुआ, जिसमें देखो मैकमोहन रेखा का निर्माण किया, जिसने पूर्वी क्षेत्र में तिब्बत को भारत से पृथक किया। यानी कि जो इंडिया का लाइन है और जो तिब्बत का लाइन है इसको डिसाइड किया गया कि इतना रीजन जो कि तिब्बत को होगा, इसके इधर का रीजन जो कि ब्रिटिश भारत का होगा, और ये जो कि इतना रीजन, इसका मतलब एक डिमार्केशन कर दिया गया, इसके सीमा का एक लाइन खींची गई कि निश्चित कर दिया गया कि इतना भूमि जो कि आपका है, इतना भूमि जो कि ब्रिटिशर्स का है। तो इस तरह की कुछ प्रावधान हुआ गया। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में इसके आगे डेवलपमेंट में बताया कि वर्ष जब 1950 आया तो चीन ने जो कि तिब्बत पे आक्रमण कर लिया, राइट। अब देखो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो यहाँ पे देखो एक तिब्बत
ऑटोनॉमस रीजन का जो कि स्थापना की गई 1950 के दशक में। तिब्बत पर आधिपत्य के तुरंत पश्चात चीन ने तिब्बत को कई भूखंडों में विभाजित कर दिया। जिस भाग को चीन द्वारा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है वह तिब्बत के पठार का लगभग आधा हिस्सा है। यानी देखो जो तिब्बत का पठार है उसका लगभग आधा हिस्सा जो कि चीन जो कि क्लेम करता है कि ये हमारा है, इस पर हमने जो कि अधिकार कर लिया है। और यहाँ पे जो कि शासन के लिए देखो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन की स्थापना चाइना द्वारा की गई है, यानी यहाँ के पे जो प्रशासनिक कार्य को चलाने के लिए, राइट। तो इतना आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलो आते हैं यहाँ पे तिब्बत का महत्व, यानी जो आपका ये आर्टिकल का मेन क्रक्स है। हमने तिब्बत की ओरिजिन कैसे होती है वो सब देख लिया, तिब्बत का इंपॉर्टेंस क्या है वो सब देख लिया, मतलब तिब्बत का रीजन लोकेशन वगैरह। अब देखो तिब्बत का महत्व, तिब्बत का क्यों महत्व है, क्यों जो कि चाइना और इंडिया जो कि इसकी वजह से जो क्लेश मचता है कि तिब्बत का इंपॉर्टेंट चाइना के लिए क्या है और भारत के लिए क्या है। यहाँ आप देखेंगे तो देखो पता है कि जो तिब्बत है विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, जो लगभग देखो 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र इसका विस्तारित है और इसके औसतन ऊंचाई देखो 4000 मीटर से अधिक है, यानी ये काफ़ी ऊँचा जो कि एक तरह से आपका ये स्टेट है, राइट। काफ़ी ऊंचाई पर है। फिर देखो कहा जा रहा है कि किसी सैन्य संचालन के विरुद्ध यह भूभाग प्राकृतिक रूप से एक विशाल बफर या अवरोध के रूप में कार्य करता है। हालांकि चीन और भारत के लिए इसका विशेष महत्व है। जैसे अब इसकी इतनी ऊंचाई है, इतनी हाइट है, तो अब कोई भी देश अगर इधर मान लो भारत से चीन की तरफ जाना चाहे या फिर चीन से भारत की तरफ आना चाहे तो काफ़ी इतना पहाड़ी मतलब 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ के जो कि इस पास उस पर हुआ जाएगा, तो इतना कठिन चढ़ाई करके आक्रमण करना काफ़ी मुश्किल है। तो एक तरह से ये दोनों देश के लिए क्या करता था, बफर का काम करता था, सुरक्षात्मक का जो कि काम करता था, खासकर भारत के लिए, राइट। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीन के लिए जो कि तिब्बत क्यों महत्व है, ये देखो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हमको समझना चाहिए, यहाँ पे इसको नोट करना चाहिए। देखो जो तिब्बत का क्षेत्र है ना वो इंपॉर्टेंट लोकेशन, भू रणनीतिक और भू राजनीतिक इंपॉर्टेंट है। देखो जो माओ थे चाइना के पहले राजनीतिज्ञ थे, वो कहते थे जो तिब्बत है वो चीन की हथेली है, यानी जो आपका ये जो तिब्बत वाला रीजन है ये चीन की क्या है, हथेली है। और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश उसकी उंगलियां, यानी यहाँ पे देखो जो आपका सिक्किम है, लद्दाख है, नेपाल है, भूटान है, ये सब क्या है कि इस और ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो कि इसकी उंगलियां एक तरह से, मतलब ये पूरा रीजन किसका है, चीन का है। इसलिए जो कि ये बोला जा रहा है कि आपका जो तिब्बत है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही देखो ये जो तिब्बत रीजन है यह चीन एवं दक्षिण व मध्य एशिया के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझते तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है ये चाइना है। अब देखो ये जो तिब्बत वाला रीजन है ना, ये जो यहाँ ये जो रीजन है ये साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया। अब चीन को अगर साउथ एशिया माना है तो तिब्बत से ही होके आएगा, चाहे इधर के थ्रू आए, चाहे इधर के थ्रू आए, चाहे इधर से आए, भारत के साइड से आए, राइट। तो ये बोला जाए कि ये देखो साउथ एशिया, और साथ ही देखो ये जो आपका इधर वेस्टर्न एशिया है, इधर की कनेक्टिविटी के लिए चाहे इधर से होके जाए, ये देखो कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका तिब्बत वाला रीजन। तो इसलिए यहाँ पर बोला कि इसकी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है चीन के लिए। चलो हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं, कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे। तो लोकेशन के हिसाब से देखा हमने कि इसका भू रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक जल स्रोत, जो तिब्बत का रीजन है वो महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में, इसको देखो ये इतना बड़ा जल भंडार यहाँ पे, इसलिए इसको यहाँ पे एशिया का जल स्तंभ बोला जाता है। अभी आपको समझिएगा कैसे। देखो जो तिब्बत का ग्लेशियर है ना उसमें देखो एशिया की विशाल विशाल नदियाँ हैं। जैसे देखो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन यहीं से होता है, मेकांग का ओरिजिन यहीं से होता है, यांगसी नदी का ओरिजिन यहीं से होता है, सिंधु नदी का, येलो जो बड़ी नदी है आपकी साल्विन नदी है, ये सभी जो प्रमुख बड़ी बड़ी नदियाँ ना इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, आपका तिब्बत के जो पठार है वहीं से ओरिजिन होता है। इसलिए इस रीजन को एशिया का जल स्तंभ कहा जाता है। तो यानी ये जो देखो जो पेयजल की सुरक्षा या फिर कृषि सिंचाई के लिए जल की सुरक्षा के संबंध में भी ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर साथ ही देखो पठार का जो खनिज युक्त जल होता है जो कि व्यवसाय के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये भी जो कि यहाँ पे काफ़ी प्रचुर मात्रा में इसकी उपलब्धता देखने को हमको मिलती है। फिर साथ ही देखो आंतरिक स्थिरता के लिए जो कि चीन के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो चीन को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करो, वेस्ट ईस्ट, तो चीन का जो ईस्टर्न पार्ट है देखो समुद्र तटों के किनारे ये काफ़ी डेवलप है, लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है वो उतना डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है। तो जो कि तिब्बत आप देखो ये कहीं इसके सेंटर में आता है। तो बोला जा रहा है कि चीन का जो तिब्बत ये रीजन है, तिब्बत है आपका ये वाला रीजन, टी से यहाँ से मैं लिखता हूँ, तो इस रीजन पर अगर चीन जो कि डेवलप करता है तो ऑटोमेटिक जो कि इसके यहाँ के जब डेवलपमेंट होगा तो इसके जरिए जो कि इसका जो वेस्टर्न एरिया है, पश्चिमी जो एरिया है चीन का, वो भी डेवलप होगा। यानी जो असंतुलन एक तरह से इसके देश में, वो असंतुलन खत्म हो सकता है तिब्बत के डेवलपमेंट के साथ। फिर देखो यहाँ पे कहा जाए जो खनिज संसाधन है,
खनिज संसाधन तिब्बत में देखो काफ़ी ज़्यादा है। इस जैसे देखो यहाँ बोला है कि जो तांबा है, तांबे का जो कि सबसे बड़ा जो कि निक्षेप जो कि तिब्बत के खदानों में हमको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे लौह, सीसा, जस्ता, कैडमियम आदि भी जो कि प्रमुख जो कि खनिज संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए जो देखो चीन जो कि यहाँ पे साथ ही भूवैज्ञानिक ने ये भी बोला है कि तिब्बत में महत्वपूर्ण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी मौजूद है। तो इस वजह से चीन की निगाह इस पर अच्छे से पड़ी हुई है और चीन जो कि इसको छोड़ना नहीं चाहता। फिर साथ ही देखो यहाँ पे पर्यटन क्षमता के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सांग्रीला सर्कल एक है चाइना का पर्यटन के लिए, तो उसके अंतर्गत देखो तिब्बत, सिचुआन और यूनान, ये देखो तीनों जो कि त्रिकोणीय सीमा क्षेत्र हैं आपका सांग्रीला सर्कल के अंतर्गत, यानी इस वजह से देखो आपका ये पर्यटन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए, राइट। अब देखो भारत के लिए तिब्बत क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वही भू रणनीतिक यानी इसका जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो देखो यहाँ पे बोला है कि रणनीतिक रूप से तिब्बती भारत के लिए प्रथम रक्षा पंक्ति रहे, यानी देखो अब इतना ऊंचा पठार है, इसको पार करके इधर आना मुश्किल है, इसलिए बोला जाए कि यह प्रथम रक्षा पंक्ति रहा है भारत के लिए। अब देखो बोला तिब्बत की अनुपस्थिति ने भारत तिब्बत सीमा को चीन भारतीय सीमा में रूपांतरित कर दिया है। यानी जो पहले भारत की सीमा ये इंडिया है, ये तिब्बत है, ये चाइना है, राइट। ऐसे ऐसे मान लो ये 3 सीमा है। तो पहले क्या होता था, इंडिया की सीमा जो कि तिब्बत से बनती थी, चीन से जो कि सीमा जो कि डायरेक्ट नहीं बनती थी। अब चीन ने जो कि तिब्बत को एनेक्स कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया है। तो अब देखो जो चीन की सीमा जो कि डायरेक्ट भारत से बनने लगी, यानी यहाँ पे जो कि चीन का जो कि स्वायत्ता आ गई, चीन जो कि यहाँ पे अधिकार कर लिया है। तो अब देखो क्या बोला जाए कि इंडिया की जो सीमा है वो डायरेक्ट चीन से बनने लगी है, यानी अब जो इसी वजह से देखो भारत चीन का जो सीमा विवाद है वो भी बढ़ गया है। तो इसलिए जो कि आपका तिब्बत का रीजन लोकेशन जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है भू रणनीतिक के रूप में। तो देखो बोला जाए कि भारत चीन संबंधों में एक कारक के रूप में तिब्बत, यानी जो भारत चीन वर्तमान संबंध है उसमें देखो तिब्बत एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जैसे बताया जा रहा है कि अगर आप देखो कि चीनी सरकार एवं तिब्बतियों के बीच संबंधों ने चीन भारतीय संबंधों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। जैसे बोला जाए कि जब चीन तिब्बत में तनाव बढ़ता है तो चीन के साथ भारत के संबंध भी विकृत हो जाते हैं, राइट। इस तरह की बात यहाँ पे देखने को हमको मिल रही है। फिर देखो यहाँ पे बोला है कि भारत के देखो पारिस्थितिक रूप से भी महत्वपूर्ण रखता है। क्यों यह रीजन, क्योंकि देखो एशियाई मानसून को लाने में ये जो पठार आपका ऊँचा सा पठार है, जब यहाँ पे एशियाई हवाएँ आपके जो पवनें चलती हैं इधर, ये एशियाई जो बड़े बड़े पठार इसी से टकरा जाती हैं और इसके थ्रू ये मुड़ भी जाती हैं, इसी से टकरा यहाँ पे वर्षा वगैरह ढेर सारी करती है, राइट। तो ये वर्षा जो कि भारत में भी आती है और जो कि इस वजह से देखो ये मानसून के लिए, एशियाई मानसून के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सांस्कृतिक कल्चर के और रिलीजन के हिसाब से भी देख लो इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म आपको पता होगा तिब्बत में काफ़ी फैला था। हमारे जो भारतीय हैं वो तिब्बत में गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। दलाई लामा देखो जो भारत में भी शरण लिए हुए हैं, वो भी जो कि बौद्ध धर्म के जो कि काफ़ी बड़े अनुयायी हैं तिब्बत के रीजन के लिए। तो इस हिसाब से देखोगे तो जो आपका सांस्कृतिक यानी कल्चर और रिलीजन के हिसाब से भी तिब्बत जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ हमने फैक्ट देखा मोटा मोटा, जैसे आप समझ लो चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वही जो आपका इसका लोकेशन है उसके हिसाब से जल स्रोत बड़ा है, आंतरिक स्थिरता चीन में लाने के लिए खनिज संसाधन यहाँ पे बड़े मात्रा में, पर्यटन क्षमता चीन की इससे बढ़ सकती है आपका क्या, किस वजह से, जो आपका यहाँ पे सांग्रीला सर्कल था उसकी वजह से। तो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वही इसका जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भारत चीन के रिलेशन को एक तरह से देखो मेंटेन करने में भी तिब्बत का लोकेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत के जो पारिस्थितिक महत्व, क्योंकि ये देखो मानसून लाने में सहायक है, और साथ ही जो आपका कल्चरल और रिलेशन है भारत का तिब्बत से, वो उसकी वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो ये सब कुछ हमने समझा यहाँ पे कि चीन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखो तिब्बत पर वर्तमान भारत का क्या पक्ष है। वर्तमान भारत का पक्ष में आपको सही था साफ साफ यही भी बता दे रहा हूँ। देखो सब कुछ डिटेल में जाने से पहले कि देखो भारत ने एक चीन सिद्धांत को मान्यता प्रदान कर दी गई है और तिब्बत कार्ड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक लाभ हेतु तिब्बत का उपयोग करने से दूर ही रहा है। जैसे अगर देखो क्या होता है, अगर भारत जो कि एक चीन सिद्धांत को मान्यता नहीं देता, अब बोलता कि नहीं तिब्बत जो कि स्वतंत्र राष्ट्र है, हम नहीं मानते कि चीन ने इसको एनेक्स करे, ये चीज़ को हम जो कि नहीं एक्सेप्ट करते, तो क्या होता, जब भी चीन जो देखो चाइना जो होता है वो अगर कश्मीर के मुद्दे पे बोलता या फिर इधर अरुणाचल प्रदेश पर आता, तो भारत के पास एक कार्ड था तिब्बत कार्ड, वो तुरंत जो कि तिब्बत को भी बोलने लगता कि नहीं भैया, अगर आप हमारे कश्मीर या कश्मीर के रीजन के बारे में बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे, एनेक्स करने की बात करें, तो हम भी बात करेंगे कि तिब्बत भी आपका रीजन नहीं है, हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो कि डिनाई करते मानने से, राइट। तो ये भारत के लिए एक जो कार्ड था तिब्बत कार्ड खेलने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बनाने के लिए, वो जो कि अब भारत ने खो दिया है अपने इस पॉलिसी के तहत, राइट।
अब देखो एक चीन सिद्धांत के तहत क्या क्या आता है, चीन आता है, तिब्बत आता है, ताइवान आता है और सिंजियांग, ये जो कि चारों मतलब चीन के अंदर ये तीनों यानी तिब्बत, ताइवान और सिंजियांग, ये सभी जो कि इसके तहत क्या बोलता है, चाइना बोलता है एक चीन सिद्धांत के अंतर्गत ये सभी रीजन जो कि चाइना के हैं, इस पर जो कि चाइना का ही अधिकार, ये स्वतंत्र रूप से नहीं है। जैसे देखो आपको जो ताइवान है वो भी क्लेम करता है कि हम जो कि ओरिजिनल चाइना है और हम जो कि ये जो अभी वर्तमान चाइना है उससे हम जो कि अलग राष्ट्र है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो एक चीन सिद्धांत आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखो जो भारत की जो नीति है उसमें परिवर्तन, अगर भारत इस नीति को बदलना चाहे, भारत अगर सोचा कि चलो इस नीति को बदल दे कि जो एक चीन सिद्धांत हमने मान लिया था अब उसको छोड़ते हैं, हम जो कि मानते हैं कि मान लेते हैं कि चलो ये जो तिब्बत है वो अभी भी स्वतंत्र है, हम इस नीति में चेंज करते हैं। पर इससे देखो एक समस्या है, क्या बाधा है नीति परिवर्तन अगर हम करते हैं तो देखो तिब्बत चीन के लिए एक मुख्य मुद्दा है और इस मामले में भारत की नीति में किसी भी बदलाव को चीन की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाला माना जाएगा। यानी चाइना मानेगा कि अगर भारत इस तरह की क्लेम करता है कि तिब्बत जो कि स्वतंत्र है, इस पर चाइना का कोई अधिकार नहीं है, तो ये जो कि चीन मानेगा कि चीन ये समझेगा, चीन को ये मैसेज आएगा कि यह देखो हमारी जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको चुनौती दे रहा है, तो चीन तुरंत कश्मीर के मुद्दे बोलना शुरू कर देगा, अरुणाचल प्रदेश में जो कि अपना जो कि घुसपैठ करना शुरू कर देगा, और बाकी जो पाकिस्तान को इनडायरेक्ट सपोर्ट करके जो कि यहाँ पे जो कि टेररिज्म वगैरह ये सब कुछ ये फैलाने की कोशिश करेगा। तो एक तरह से जो कि सीमा पर देखोगे गर्मी गर्मा का माहौल आ जाएगा और जो हो सकता है तो एक ये सीमा है, दूसरी पाकिस्तान से सीमा है, तो यहाँ पे भी कुछ हरकतें हो सकती हैं। तो ये दोनों तरफ जो कि भारत जो कि पीछे जाएगा दोनों सीमा विवाद के बीच में। तो इस तरह की खतरे जो कि देखने को मिल सकते हैं हमको अगर इस तरह की चीज़ें हम अपनी नीति में बदलाव करते हैं तो। इस तरह उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब देखो नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, हमको क्यों जो कि नीति में परिवर्तन करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विकृत होते चीन भारत संबंध है ना, अभी देखो चीन भारत संबंध काफ़ी जो कि इसमें जो कि काफ़ी खटास देखने को मिल रही है। लगभग देखो पिछले 1 साल से जो कि सीमा पर विवाद चल रहा है। इसके पहले देखो क्या हुआ था, जब सीमा पर विवाद नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ मतलब भारत चीन रिश्ते को सुधार के लिए देखो एक आपका अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था, वुहान सम्मेलन 2018 में हुआ था। फिर उसका 2019 में जो कि चेन्नई कनेक्ट मतलब उसके 1 साल बाद जो कि चेन्नई कनेक्ट आपका सम्मेलन हुआ था। यानी कि दोनों देश के प्रधानमंत्री मतलब चाइना के जो राष्ट्रपति वो, भारत के प्रधानमंत्री वो जो कि एक दूसरे के देश में गए और एक दूसरे से वार्तालाप किया। यानी एक तरह से रिश्ते सुधारने की बात हो रही थी, उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की बात हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब देखोगे काफ़ी 1 साल से जो कि सीमा विवाद है, तो इस सीमा विवाद पर जो कि चाइना अड़ा हुआ है, तो इसलिए जो भारत और चीन के संबंध विकृत हो रहे हैं। इस वजह से देखो भारत को अपनी भी रणनीति बदलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर देखो कहा कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति, चीन देखो काफ़ी जो कि अपनी सैन्य शक्तियाँ बढ़ाता जा रहा है। इवन देखो भारत देखो विश्व में रक्षा पर व्यय करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन अभी भी देखोगे भारत की तुलना जो चीन है वो लगभग 4 गुना अधिक व्यय करता है रक्षा में। अगर मान लो हम 1 रुपये खर्च करते हैं अपने रक्षा पर, तो चीन जो कि लगभग 4 रुपये खर्च करता है अपने रक्षा पर, राइट। तो इस तरह से जो कि चाइना अपनी जो कि देखो सैन्य शक्ति काफ़ी जो कि बड़ा है चाइना का, वो अपनी सैन्य शक्ति में काफ़ी वृद्धि कर चुका है। तो इस वजह से भी देखो हमको अपनी नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। साथ ही कहा जा रहा है कि भारत की जो वैश्विक आकांक्षाएं हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की अधिक प्रमुख भूमिका के लिए तिब्बत की नीति सबसे बड़ा बाधा है। अगर मान लो तिब्बत की नीति में भारत कुछ करने चाहता है तो इस पर एक ये बाधा हो सकता है कि जो यूएन में जो यूएन का जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है उस पर हम जो बात करते हैं, चीन देखो इस पर जो कि आक्रामक रवैया अपनाएगा और बार बार वीटो कर देगा, भारत को सदस्यता लेने नहीं देगा। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही देखो इससे देखो जो आर्थिक क्षति होती है ना, एक सेकेंड ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भारत चीन में तनाव हुआ है उसके देखो काफ़ी आर्थिक क्षति हुई है। जैसे बताया जाए 1954 से 2019 के बीच में देखोगे तो इस तनाव के कारण लगभग देखोगे 462.8 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान, यानी हर साल लगभग 7 अरब डॉलर का हमको नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान कैसे हुआ है, देखो जब सीमा पर विवाद हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव होता है, तो इस वजह से देखो ये जो कि नुकसान हमको देखने को मिल रहा है। फिर साथ ही देखो कहा जाए कि आपका जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, राइट, तो ये जो आपका नुकसान हुआ इस नुकसान की भरपाई के लिए जो कि मतलब इस तरह का नुकसान हो इसके लिए जो को हमको अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जो आपको राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, इसके लिए भी जो देखो हमको अपनी नीतियों में चेंज लाना चाहिए ताकि जो राष्ट्रीय हित है उसकी जो कि सुरक्षा हम लोग कर सकें, ताकि जो चीन है उसका घुसपैठ वगैरह हो रही है वो चीज़ें ना हो। सीमा विवाद में भी हम जो कि चीन के साथ बराबरी पे खड़ा होकर जो कि टॉक कर सके, बातचीत कर सके, समझौता कर सके। ऐसा ना हो कि हम जो कि थोड़ा सा चीन से नीचे रह के जो कि बातचीत करें।
अब देखो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। वे फॉरवर्ड के लिए बोला जाए कि वर्तमान समय की मांग यह है कि अपने हितों और सीमाओं पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही न केवल तिब्बत और तिब्बत शरणार्थियों के बारे में बल्कि संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र के विषय में भी विचार किया जाना चाहिए। तब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि भारत को तिब्बत की स्वायत्तता की बहाली के लिए गंभीर प्रयास करना चाहिए, यानी कि भारत को प्रयास, यहाँ पे वे फॉरवर्ड में सुझाव दिया जाए कि भारत को चाहिए कि जो तिब्बत की स्वायत्तता है उसके लिए प्रयास करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न फोरम पे, कि हाँ तिब्बत जो कि एक आज़ाद कंट्री है, इस पर जो कि चाइना ने एनेक्स किया ज़बरदस्ती, इसको ये नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्रयास करने चाहिए ताकि भारत जो कि तिब्बत कार्ड जो है उसको खेल सके चीन के सामने, राइट। फिर उसका बाद देखो बोला जाए जो प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत उत्तरी सीमांत और तिब्बती मामलों के कार्यालय के गठन हेतु प्रयास करने चाहिए। यानी देखो बहुत पहले से इस तरह की मांग उठ रही है कि हमें एक देखो सीमा विवाद आयोग या फिर कमीशन बनाना चाहिए, जो कि सिर्फ ये देखे जो हमारे सीमाओं पर जो विवाद हो रहे हैं ना, चाहे वो पाकिस्तान से सीमा हो, चाहे बांग्लादेश से सीमा हो, चाहे नेपाल से सीमा हो, चाहे चाइना से सीमा हो, किसी भी कंट्री से अगर कोई सीमा विवाद है तो उसको ये जो कमीशन होगा सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करेगा और इस पर जो कि एक अच्छा जो कि वे फॉरवर्ड या सुझाव क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए, उस तरह के जो कि सुझाव ये हमको दे, तो इस तरह के कमीशन का गठन हम लोग कर सकते हैं। और साथ ही बोला जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी हमको जो कि प्रयोग करना चाहिए, जैसे यूएन जैसे मंच है वहाँ पर जो कि बोलना चाहिए कि चाइना देखो हमारे देश में एनेक्स करा है, ज़बरदस्ती करा है, तो यानी चाइना को हर जगह से जो कि बेदखल करने की कोशिश करना चाहिए। इस मुद्दे पर जो कि उसको एक तरह से देखो शर्मिंदगी जैसी महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है ताकि इंडिया जो कि अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। तो आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि भारत की फिलिस्तीन नीति होगी। धन्यवाद दोस्तों।